class. As you know that City High School has been started online classes, and we are going to discuss the topic metals today. As we know that in the previous lectures when we were studied about the metallic bond, I have explained the metals. I said that metals are the elements that have ability to lose the electron, and as a result they form positive ion, are known as metals. हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स क्या होती हैं. मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं और एज ए रिजल्ट ये क्या बनाती हैं, कैटायन, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. आज हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. ठीक है, मेटल्स के कल हमने ये पढ़ा था कि बॉन्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें बॉन्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हमने कल डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़े थे. आयनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. और हमने इस सब में बताया कि इन सब की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी क्योंकि इनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग जो सी है वो डिफरेंट थी. दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. आज हम मेटल्स को डिस्कस करेंगे. मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए तो मेटल, किसी भी मेटल को आप देखें, आप गोल्ड को देखें, सिल्वर को देखें, तो इनमें आप इनमें जो एक कॉमन चीज़ जो आपको अपेरेंटली सबसे पहले नज़र आती है वो एक होती है लस्टर. इनमें एक चमक होती है. तो मेटल्स हैव लस्टर. सबसे पहले इनमें क्या होती है, दे हैव लस्टर्स, यानी इनमें एक चमक होती है. सेकंड प्रॉपर्टी दैट मेटल पोजेस इज़, बहुत सी मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलेबिलिटी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक मेटल जो सी है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं. इसको रोल किया जा सकता है इनटू शीट्स. हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच metals can be rolled into sheets. मेटल्स को शीट्स में रोल किया जा सके उनको क्या कहा जाता है, मेलेबिलिटी. जबकि डक्टिलिटी ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको कॉमन एग्जांपल बताई थी कि अगर हमारे घरों में वायरिंग जो ही होती है वो वायर्स हैं, बेसिकली वो मोस्टली किससे मिलकर बनी होती हैं, कॉपर से. तो मेटल्स को क्या किया, उनको कर दिया वायर में हम लोगों ने ड्रॉन इनटू वायर्स. ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें कि शटर वगैरह ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये लोहे से मिलकर बने होते हैं, आयरन से यूजुअली मिलकर बने होते हैं. तो ये भी क्या किया जा सकता है, मेटल्स को इनकी शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. थर्ड प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स पोजेस करती हैं वो ये है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं. उसकी रीज़न ये है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स क्यों है. इसकी वजह यह है कि इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये क्या लूज़ कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन, और एज ए रिजल्ट इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, इनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है, इसको कैटायन कहते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स पोजेस करती हैं, मेटल्स को हम लोग यूजुअली कहते हैं कि दे फॉर्म कैटायन इजीली. दे फॉर्म कैटायन इजीली. अब ये कैटायन इजीली क्यों बनाती हैं, ये जब आपको मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ाया था तब आपको डिस्कस किया था कि मेटल्स का साइज़ होता है बहुत ज़्यादा बड़ा
जब किसी मेटल का साइज़ बड़ा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी कम और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या पड़ी थी? अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। फिफ्थ जो हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है वो मेटल्स की ये है कि ये है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की रीज़न क्या है कि इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होता है। जब मेटेलिक बॉन्ड मैंने आपको बताया था तो तब पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि मेटेलिक बॉन्ड में एक डायरेक्शनल नहीं होती ये, बल्कि हर तरफ से मेटल एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोई भी एटम किसी के साथ भी आके बॉन्डिंग कर सकता है। इस वजह से क्या होता है कि ये मेटल्स के मेल्टिंग और बॉन्डिंग इनकी हर तरफ से हो रही होती है, हार्ड हो जाती है, कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग हो जाती है। इस वजह से मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? वो हाई होते हैं। ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर द लॉन्ग एज वेल एज फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिंथेटिक एडहेसिव्स। सिंथेटिक एडहेसिव्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एडहेसिव्स क्या होती हैं। एडहेसिव्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, बेसिकली एडहेसिव्स क्या हैं? दीज आर मटेरियल्स दैट बॉन्ड द surface of two materials। से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी दो सर्फेसेज हैं, अब ये एक सर्फेस है एक ये सर्फेस है, इन दोनों को जो बॉन्ड करके रखेगी वो क्या कहलाएंगे? वो एडहेसिव्स कहलाएंगे। एडहेसिव्स दो तरह के होते हैं, वो नेचुरल एडहेसिव्स भी हो सकते हैं और वो सिंथेटिक एडहेसिव्स भी हो सकते हैं। हमने जो पढ़ना है वो है सिंथेटिक एडहेसिव्स, यानी कि ये कैसे कोई मटेरियल होंगे, जैसे ग्लू होती है ना वो पेज को क्या करती है? बाइंड कर देती है। इसी तरह के ये एडहेसिव्स होते हैं कि जो बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाते हैं या इंडस्ट्रियली अगर हम लोगों ने जैसे एयरक्राफ्ट्स हैं हम बना रहे हैं या बोट्स हैं, तो इनको अगर हम लोगों ने कंबाइन करना है तो इनको जोड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो ये जो सर्फेस इन सर्फेसेस को जोड़ने के लिए जो चाहिए होते हैं उनको एडहेसिव्स कहा जाता है। ये नेचुरली भी होती हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक जो उनसे हैं वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंथेटिक एडहेसिव का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि जो एडहेसिव्स हैं इनके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से केमिकल्स को ऐड कर सकते हैं और जिस तरह का मटेरियल हमें चाहिए होता है उस तरह का बना के, जैसे एयरक्राफ्ट बनाना है तो उसके लिए हम कुछ और मटेरियल बना लेंगे, या फिर अगर हम लोगों को बोट्स बनानी है या शिप्स बनाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर केमिकल्स को ऐड करते जाएंगे। यूजुअली जो सिंथेटिक एडहेसिव्स हैं वो मिलकर बने होते हैं रेजिन्स से, और ये मिलकर बने होते हैं जी रेजिन्स और रबर से। ठीक है, अब रेजिन्स क्या है? रेजिन्स जो से है ये सेक्रीशंस ऑफ प्लांट्स हैं, सेक्रीशंस ऑफ प्लांट्स हैं, प्लांट्स में से यानी निकलती हैं। ठीक है, सेक्रीशंस ऑफ प्लांट्स हैं that contains hydrocarbons यानी ऐसी सेक्रीशंस हैं जो कि जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और एज वेल एज हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसमें होता है तारपीन। ठीक है, और रबर, इनसे हम लोग क्या बना देते हैं? सिंथेटिक एडहेसिव्स बनाते हैं। अब जो उनसे ना यूजुअली हम लोग दो तरह के पॉलीमर जो सिंथेटिक एडहेसिव्स, मैंने भी आपको बताया कि इनकी परफॉर्मेंस और इनकी वर्सटैलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है बाय चेंजिंग देयर कॉम्पोजिशंस। ठीक है, तो यूजुअली जो दो पॉलीमर हम सिंथेटिक एडहेसिव्स के लिए यूज़ करते हैं वो दो पॉलीमर कौन से होते हैं? पॉलीमर पहले समझते हैं पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर जैसे एक दीवार जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसी तरह पॉलीमर किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे यूनिट से मिलकर एक बड़ा यूनिट बना होता है। ठीक है,
अगर हम कहते हैं प्लास्टिक है तो प्लास्टिक किससे मिलकर बना होगा? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक ईंट और उसके बहुत से पॉलीविनाइल अगर क्लोराइड मिल जाएंगे तो वो पीवीसी पाइप, अक्सर आपने नाम सुना होगा, वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो भी एक पॉलीमर है। तो वो पॉलीमर किससे मिलकर बना होता है? बहुत से नंबर ऑफ पॉलीमर से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलकर बना होता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? पीवीसी पाइप कहा जाता है। तो अभी हमने क्या कहा? सिंथेटिक एडहेसिव्स को पढ़ना है। एडहेसिव्स का बताया कि वो क्या है? ऐसा मटेरियल जो दो मटेरियल की सर्फेसिस को आपस में बाइंड करता है। फिर हमने कहा सिंथेटिक एडहेसिव्स ज़्यादातर बने किससे होते हैं? वो रेजन से और रबर से मिलकर बने होते हैं। रेजन्स क्या होते हैं? ये ऐसे सिक्रीशन हैं जो प्लांट से क्रिएट करता है और इसके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं और तारपीन्स होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जब हम सिंथेटिक एडहेसिव्स बनाते हैं तो यूजुअली दो तरह के पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं, जिनके नाम क्या हैं जी? थर्मोसेटिंग पॉलीमर एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं इनको जब हीट किया जाता है, ऑन हीटिंग ये सॉफ्ट हो जाते हैं और ऑन कूलिंग ये हार्ड हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप देखिए, घरों में पॉलीथीन बैग नहीं यूज़ करते, पॉलीथीन बैग को गर्म करें तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कूल होता है वो दोबारा से क्या हो जाता है जी? वो हार्ड हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? पॉलीथीन। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है ना, अगर एक बार इनको हीट किया और ये सख्त हो गए, इसके बाद ये दोबारा से ठीक नहीं होंगे। ये हीटिंग एंड कूलिंग दोनों पे क्या होंगे? रिजिड्स होंगे। ठीक है, जैसे फॉर्मिक है। ठीक है, ये हमने सिंथेटिक एडहेसिव्स के बारे में पढ़ लिया। एक बहुत कॉमन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिंथेटिक एडहेसिव्स, उसको कहा जाता है एपॉक्सी एडहेसिव, जो इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है उसका? एपॉक्सी एडहेसिव। एपॉक्सी एडहेसिव का दूसरा नाम स्ट्रक्चरल एडहेसिव भी है। और स्ट्रक्चरल एडहेसिव और एपॉक्सी एडहेसिव दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ रेजन्स, जैसे ये है, और सेकंड वन इज़ हार्डनर। हार्डनर यानी अब ये हार्डनर इसमें यूज़ करें। देखिए इसकी कंपोजिशन में थोड़ा सा मैंने भी आपको बताया था ना कि जिस तरह की हम लोगों को मटेरियल को बाइंड करना होता है उसी तरह की हम इसमें चेंजेस करते हैं। अब मोस्टली ये जो एपॉक्सी एडहेसिव्स हैं इनको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में, बोर्ड्स की कंस्ट्रक्शंस में, फिर हम इनको यूज़ करते हैं गोल्फ क्लब के लिए, फिर इसके अलावा हम इनको यूज़ करते हैं कार्स और ट्रक्स के लिए, यानी ये हैवी मटेरियल के लिए, इसलिए इसमें क्या यूज़ किया? हार्डनर यूज़ किया। अब ये जो एडहेसिव्स है ना, इनको इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया करने की वजह यह है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनको इतनी ज़्यादा चीज़ों में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, ये होते हैं हीट रेजिस्टेंट, हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस, यानी इस पे ना तो इतना ज़्यादा हीट का इफेक्ट पड़ता है और ना ही केमिकल का इतना ज़्यादा असर होता है, क्योंकि इसमें इसकी कॉम्पोजिशन इतनी है कि ये इनको रेजिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन ये है कि इनको फ्लेक्सिबल भी बनाया जा सकता है और इनको हार्ड भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इनकी कॉम्पोजिशन में चेंजेस करके इनको दोनों बनाया जा सकता है। थर्ड वन इज़ हम इनको ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपेक भी हो सकते हैं, यानी इनमें से देखा भी जा सकता है, कुछ ऐसे मटेरियल जिनमें से ना भी देखा जा सके, और इवन कलर्ड भी इनको बनाया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके अलावा इनको स्लो सेट भी किया जा सकता है,
जैसे ये बताया था, और इनको फास्ट सेट भी किया जा सकता है। इनकी इन कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो एपॉक्सी एडहेसिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब ये देखिए मोस्टली ये एयरक्राफ्ट्स में, बोट्स में, गोल्फ क्लब में इनमें यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से इनका एक तीसरा नाम जो रखा जाता है वो है जी इंजीनियरिंग एडहेसिव्स, यानी इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये इंजीनियरिंग एडहेसिव्स। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 के कुछ टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने जो रहते थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इस चैप्टर के मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हुए हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किए, हम क्विकली उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जी, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कि रिलेशनशिप आपने बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और आपने बताना है जी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या थी जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ relationship between electronegativity and polarity। ये क्या थी? शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत। और पोलैरिटी क्या है? ये है जी चार्ज सेपरेशन। ठीक है, चार्ज सेपरेशन इन अ मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा है इसका रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है पोलैरिटी के साथ। इसको एलैबोरेट हम इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड और हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटेशियम की जो एटॉमिक जो होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जी 0.8 होती है, सॉरी पोटेशियम की होती है 0.8 और क्लोरीन की होती है जी 3.2। तो अगर हम KCl के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें तो 3.2 माइनस 0.8 करें तो हमारे पास आंसर आता है 2.4। जबकि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो हमारे पास आता है जी 3.2 माइनस 2.2 और आंसर आता है 1। अब आप इस केस में देखें, हम कहते हैं कि KCl आयनिक कंपाउंड है जबकि HCl पोलर कोवेलेंट है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इस केस में प्लस और माइनस का चार्ज आता है, ये पोलर कोवेलेंट है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जितना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें 2.4 आया, तो इस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी क्या हुई? इसमें देखें 2.4 डिफरेंस आया तो पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव चार्ज आया, तो हमारे पास कंपाउंड कौन सा है? ये आयनिक कंपाउंड है। जबकि अगर हम पोलर कोवेलेंट का इसमें देखें, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है? 1 आया, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ना पूरा पॉजिटिव चार्ज आया ना पूरा ही नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी के दरमियान हमारे पास क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये आपको इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और उसमें उन्होंने ये कहा है जी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो से हैं वो आपस में बॉन्डिंग क्यों करते हैं, जैसे कि हैलोजेंस। और इसी से मिलता जुलता एक टेस्ट योर सेल्फ में भी क्वेश्चन है कि हैलोजेंस जो हैं उसमें पोलैरिटी क्यों नहीं होती। हैलोजेंस एक्सरसाइज नंबर
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है जी 4। अच्छा, उसमें उन्होंने ये हैलोजेंस का नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो क्या करते हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में ही बॉन्डिंग क्यों करते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या आते हैं, हैलोजेंस में देखें तो ये Cl2 आपस में ही बॉन्डिंग करता है। चूँकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज़्यादा आ जाएगी। डिपेंड ये करता है ये किस बॉन्ड के साथ जो है वो किस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर तो ये ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये उसमें से तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा। लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि जो दो होते हैं ना, ये जो जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ये आपस में बॉन्ड इसलिए बना लेते हैं क्योंकि ये इजीली शेयरिंग कर सकती है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो हैलोजेंस भी ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं Cl2 की फॉर्म में, F2 की फॉर्म में, I2 की फॉर्म में, Br2 की फॉर्म में, ये अलग नहीं होती हैं। ठीक है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही हैलोजेंस ज़्यादातर एग्जिस्ट करती हैं। उसकी रीज़न ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, आपस में क्या करती हैं, ईजिली शेयरिंग कर सकती हैं। सो दैट्स वाई ये क्या करती हैं जी, ये बॉन्ड जो है वो ये क्या करती हैं, आपस में बॉन्ड बना के कंपैरेटिवली स्टडी के साथ ही क्या करती हैं जी, शेयरिंग को कर सकती हैं। अब हम लोगों ने जो उनसे ना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, उसका मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। रिमेनिंग टॉपिक हम कल डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नेम है जी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले टॉपिक पे आने से पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या। ठीक है, मैटर हमारे पास क्या है जी, मैटर है एनीथिंग that has mass and occupy space, उसको क्या कहा जाता है जी, मैटर कहा जाता है। मैटर की फिजिकल स्टेट्स यानी मैटर कौन कौन सी फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, तो मैटर बेसिकली एग्जिस्ट करता है जी 4 फिजिकल स्टेट्स में। मैटर एग्जिस्ट करता है 4 फिजिकल स्टेट्स में, and these states are solids, liquids, gas and plasma. In that chapter we are going to discuss in detail solids, liquids and gas. हमने सबसे पहले आप ये देखें कि जो सॉलिड्स हैं हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर जो मटेरियल है, ज़्यादातर जो मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है। लिक्विड जो सा है वो लेस कॉमन है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो सिंपल फॉर्म है हमारे पास मैटर की वो क्या है, गैस। हमने इन 3 को डिटेल में स्टडी करना है तो हम इन्हीं को लेकर आगे चलेंगे। ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि मैटर जो है कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। एंड इन दैट चैप्टर हमने ये 3 को ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है। फिर हम ये कहते हैं कि सॉलिड्स की, अगर हम सॉलिड्स की बात करें, हम कहते हैं सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये देखें कि हमारे पास ये, मेरे पास अगर ये बोर्ड मार्कर ही है तो बोर्ड मार्कर को मैं कहीं पे भी रख दूँ, इसका मैटर है क्योंकि ये इसका मैस भी और इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की है, इसका एक वॉल्यूम भी है और इसकी एक स्पेसिफिक शेप भी है। तो जो कि इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सॉलिड्स को क्या कहा जाता है कि ये डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। यानी इसको मैं अगर ऐसे कंप्रेस भी करती हूँ या प्रेस भी करती हूँ तो इसके शेप में ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आ रही।
अब होता क्या है कि इन सॉलिड्स को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनके दरमियान ज़ाहिर है कोई ना कोई फोर्स होगी, यानी ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगी, फोर्स होगी। वो फोर्स आप लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, वो क्या थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इनके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं तो इट मीन्स कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। अब हम लिक्विड की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है, आप एक ग्लास वाटर का लेते हैं, जब वो ग्लास पानी का ग्लास में होता है तो उसकी शेप और होती है। उसी एक ग्लास वाटर को अगर आप जग में डालते हैं वो जग की शेप अटेन कर लेता है, उसको कंटेनर में डालते हैं तो वो कंटेनर की शेप अटेन कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम, वो एक ग्लास जग में भी एक ग्लास ही रहना है, वो कंटेनर में भी एक ग्लास रहना है, वॉल्यूम सेम रहा, लेकिन शेप इन तीनों जगह जाके इसकी शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो होता क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो लिक्विड्स हैं इनके दरमियान स्पेसिस आ जाती हैं। जब इनके दरमियान स्पेसिस आ जाती हैं तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, सॉलिड्स की निस्बत कम हो जाती हैं। ठीक है, वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। जबकि अगर हम गैस की फॉर्म में देखें तो हम ये कहते हैं ना तो इनका डेफिनेट शेप होती है और ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखिए कि अगर आप एक बालून लें जिसके अंदर गैस फिल है तो जितनी बालून में भी अगर उसको करें तो वो बालून में सेम अमाउंट ऑफ गैस बालून में भी फिल रहेगी, लेकिन अगर आप इसको पिंच करते हैं तो वो पूरे रूम में भी फैल जाती है। तो ना तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं इसकी शेप को और ना इसके वॉल्यूम को। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल डिस्टेंस पे हैं इट मीन्स कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम हैं जो कि मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब करके रखती है। ठीक है, आज तक का हमारा टॉपिक इतना ही था, ये जस्ट हमने इंट्रोडक्शन दिया है। डिटेल में इस टॉपिक को और इस चैप्टर को हम लोग कल स्टडी करेंगे। ठीक है।